प्रशांत एक बहुत अच्छा लड़का होता है जो बीवी से बहुत प्यार करता, बच्चों का ख्याल रखता और अच्छे से रहता। क्या बात है प्रशांत, सारा दिन बीवी के पीछे लगा रहता है। अरे कितना सर पर चढ़ा रखा है उसे। अरे माँ, तो कोई दिक्कत है क्या? वो मेरी बीवी है, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है अपने ससुराल। हाँ तो सबको छोड़कर ही तो आते हैं ससुराल। सुना है किसी को साथ में लेकर आते हैं। क्या बात करता है। तभी वहां बहू आ जाती है। पिताजी लीजिए, दवाई का वक्त हो गया है। माँ जी लाइए, पैर की सूजन में तेल लगा दूं, और आपका नींबू पानी फ्रिज में बना कर रखा है। सबका ख्याल रखने वाली निधि, उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका पता किसी को नहीं लगता। एक रोज ये जी न जाने क्या हो गया है, पेट में हमेशा से ही दर्द रहने लगा है। चलिए ना डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे गैस होगी। अरे क्यों डॉक्टर को पैसे देने इतने? अजवाइन खा लो, बाहर थोड़ा चल फिर लो, सब ठीक हो जाएगा। पैसे की बात सुनकर अब निधि पति से कोई भी दर्द या दुख होता तो भी ना बताती। एक दिन, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं? कुछ देर किचन से निकलकर कमरे में बैठ जाती हूँ। तभी ससुर की आवाज आती है। निधि, बहू गर्मा गर्म रोटी का इंतजार कर रहा हूं मैं। तभी प्रशांत आता है। प्रशांत को देखते ही निधि भूल जाती है कि उसके पेट में कभी दर्द भी था। ओ हीरोइन, चल रोटी सेक, मैं पापा को देता हूँ। हाय रे, पति का इतना प्यार तो बीवी कैसे कुछ भी सोचे। वो सारा दर्द भुलाकर लग जाती है पति के साथ घर वालों को खाना खिलाने में। एक रोज, सुनो, शाम को तैयार रहना, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब तो कुछ भी। हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, पर पता नहीं मुझे क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा है। पति बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां पूरा चेकअप करने के बाद, डॉक्टर प्रशांत, आपके लिए बुरी खबर है। आपकी बीवी बस चंद दिनों की मेहमान है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज। शायद अब उसे 1 महीने पहले ले आते तो वो ठीक हो सकती थी, लेकिन अब आई एम सॉरी। प्रशांत को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे निधि को बताए कि 1 महीने पहले जब तुमने मुझे पेट दर्द की शिकायत की थी तब मैं तुम्हें यहाँ ले आता तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन फिर डॉक्टर, पर निधि को ये बात नहीं बताना, नहीं तो वो तो जीते जी मर जाएगी। तभी निधि की आवाज पीछे से आती है। मैंने सब सुन लिया है डॉक्टर साहब, मेरे पास कितना वक्त है? 2 महीने। प्रशांत निधि को घर लेकर आता है। वो पहले जैसे काम में लग जाती है। मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम हो। अरे पागल हो गया है क्या? वो तो मर रही है, क्या तू भी हमें भूखा मार देगा? जा नौकरी पे जा, पैसा आएगा तो घर चलेगा। लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। जा बहू, जाकर रोटी सेक दे। प्रशांत अब रोता ही रहता। वो काम पर तो जाता लेकिन बुझे मन से। निधि भी मन से डरी थी, लेकिन पति के सामने स्ट्रांग बने रहने का नाटक करती। आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। बिल्कुल नहीं, ये सोचा भी कैसे तुमने? मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन निधि के लाख समझाने के बाद वो मान जाता है। चलो, तो ये लड़की जाते जाते अच्छा काम तो कर गई, नहीं तो ये मजनू सारी जिंदगी इसी की याद में रोता रहता और बची जिंदगी बर्बाद कर लेता। और क्या, मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि फिर से दहेज भी मिलेगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये गई नहीं आएगी, ढेर सारा सामान लाएगी। सास ससुर बात कर ही रहे होते हैं कि निधि आ जाती है। मम्मी पापा, गरम खाना बन गया है, कहाँ खाएंगी? मैं लगा देती हूँ। यहीं लगा दे, वहां कौन आएगा? अरे माना किचन दूर है बहू, लेकिन इतना भी नहीं कि तू बूढ़े सास ससुर को 2 रोटी गरम नहीं दे सकती।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस अब शरीर में पता नहीं क्यों कमज़ोरी बहुत रहती है, पर मैं यहीं ले आती हूँ। बहू चली जाती है। पता नहीं अब शाम को मेरे वॉक के समय चाय भी बना पाएगी कि नहीं, ये पता नहीं पूजा की थाली भी लगाएगी कि नहीं। शाम को प्रशांत आता है। हे निधि, चल तैयार हो जा, खाना खाने बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाकर घर आएंगे। अच्छा, बस 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। वो जल्दी जल्दी से ससुर की चाय, सास की पूजा की थाली सब कुछ तैयार करती है और खुद तैयार होकर पति के साथ निकल रही होती है कि सुबह 2 रोटी खिलाने में तो बहू तुझे चक्कर आ रहा था, कमजोरी लग रही थी। प्रशांत को पिता की बात बुरी लगती है। हाँ पापा, क्योंकि उसकी एक दवाई खत्म हो गई थी, पैसा लगेगा इसलिए इसने बताया भी नहीं, और इसीलिए इसे कमजोरी और चक्कर आ रहे थे। देख प्रशांत, तेरी आशिकी एक तरफ, माँ पिता की इज्जत एक तरफ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तू हम लोगों से ऐसे बात करे। प्रशांत कुछ कहता कि निधि उसे शांत रहने का इशारा कर देती है। दोनों बाहर जाते हैं और रात को वापस आते हैं। अगले दिन, क्या बात है माँ, घर इतना सजा सजा सा है और इतनी अच्छी खाने की खुशबू भी। कोई आ रहा है क्या? हाँ बहू, प्रशांत को देखना लड़की वाले आ रहे हैं। हाय रे, निधि को तो लगता है कि मौत अभी ही आ जाए। क्या हो गया, अब मुंह ना बना लेना। तूने ही कहा था ना उसे कि दूसरी शादी कर लेना। अब तो तेरा वक्त भी आज या कल पता नहीं कब पूरा हो जाए, इसलिए एक रिश्ता देखा है तो आने दे उन्हें। निधि कुछ नहीं कहती, वो अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर में माँ की आवाज आती है, प्रशांत, ओ प्रशांत। प्रशांत निधि की ओर देखता है। जाओ दिखाओ, आखिर तुमको उसके साथ जीवन भर रहना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बोल दो उन लोगों को। मैं शादी खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, जो लड़की उन्हें पसंद है कर दे, मुझे नहीं देखना आप किसी को। होता भी यही है। प्रशांत की माँ उस लड़की को फाइनल कर देती है। देखिए बहन जी, अब शादी की तारीख क्या दे हम, लड़का हमारा पहली के मरने के बाद ही शादी करेगा। अब यही चाह रहा है कि दोनों घर बैठकर निधि के मरने का इंतजार करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हमें भी तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा। भाई साहब ने वैसे भी दहेज की जो लंबी लिस्ट दी है उसे भी तो अरेंज करना होगा। सभी चले जाते हैं। कमरे में प्रशांत निधि को पकड़कर बैठा होता है। तुम क्यों मेरी लाइफ में दूसरी लड़की का ऑप्शन डालकर जा रही हो? तुम्हारे माँ बाप कैसे करेंगे घर का काम, उनका ख्याल कौन रखेगा? पता है वो लोगों की आदत भी नहीं रही कि वो एक ग्लास पानी भी खुद से ले ले। प्रशांत रोकर शांत हो जाता है। अगले दिन, माँ पापा देखिए, निधि उठ भी नहीं रही। माँ, निधि दुनिया को छोड़कर चली गई थी और आ जाती है उसकी जगह दूसरी लड़की। हाय रे, घर देखिए जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े लोगों का घर हो। अरे मैंने इस बार एक एक सामान ब्रांडेड लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन बहू है कहाँ? भूख के मारे पेट का बुरा हाल हो रहा है। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? कोई आवाज नहीं। प्रशांत, प्रशांत कहाँ है? वो कहाँ रहता है, अब सुबह जाता है, देर रात आता है। बहू को तो सिर्फ हम लोगों की सेवा के लिए रखा है उसने। तभी बहू आ जाती है, टाइट जींस और आंख पर चश्मा लगाकर। बहू, कहाँ कहाँ चली? अरे सास ससुर भूखे बैठे हैं, खाना पीना देना है कि नहीं? क्यों, रसोई में ताला लगा है क्या? मुझे तो याद नहीं कि मैंने कहीं चाबी छुपाई हो। और मेरे बाप ने ये बड़ा सा फ्रिज दिया है ना, उसके अंदर सामान भरने की औकात नहीं थी तो फ्रिज लिया क्यों? चलो मैं चली, फिर मिलती हूँ। बहू तो मटक कर निकल लेती है। पीछे से ससुर जी, हाय रे भाग्यवान, बहू का ये रूप भी होता है। हमारी निधि ने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी। देखो जी, उस मनहूस का तो नाम ही ना लो,
बात नहीं की थी, लेकिन ऐसा चमकता सोफा भी तो नहीं लाया था। अरे कोई ना, 2 रोटी ही तो बनानी है, मैं बनाकर ला रही हूं। शाम को। बहू, बहू चाय बना दे। बहू मेरी पूजा की थाली सजा दे। ओ माय गॉड, बहू को क्या समझाए तुम लोगों ने? बहू हूं, नौकरानी नहीं हूं। अरे पर बहू वो। सास अब सारा दिन काम करती, थक जाती, लेकिन फिर रात को। अरे कोई है? प्रशांत, देख तेरी माँ का क्या हाल हो गया है। अरे कोई मेरी बीवी को अस्पताल ले चलो। प्रशांत। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? याद नहीं प्रशांत ऑफिस के काम से आगरा गए हैं? बेटा तुझे तो कार चलाना आता है ना, चल चल, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। अरे मरती है तो मेरी बला से, नींद आ रही है मुझे। ससुर परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। वो रो रहा होता है, सामने बीवी बेहोश पड़ी होती है कि सामने आ जाती है निधि। पापा जी, क्या हो गया? ससुर निधि को सामने देखकर ये भूल जाता है कि वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। निधि बेटा, निधि, तू ही अपनी सास को बचा सकती है बेटा, देखना कैसे बेहोश हो गई है। आप परेशान मत होइए, चलिए मेरे साथ। ससुर निधि के साथ सास को लेकर अस्पताल जाता है, जहां सास ठीक हो जाती है। अगली सुबह प्रशांत माँ पिता के पास अस्पताल पहुंचता है। माँ, क्या हो गया था तुझे? और इतनी रात गए आप यहाँ कैसे पहुंचे? ये कार कैसे यहाँ आई? किसने मदद की आपकी? पापा की आंख में आंसू थे। सास भी भले नया जीवन पा चुकी थी, लेकिन दुखी थी। वो लोग बेटे से क्या कहते कि निधि जो आज नहीं है, वो मरकर भी अपने ससुराल की देखभाल कर रही है। ये कहानी शुरू होती है शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहां पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो? इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना थक गई हूँ, मेरे लिए जरा ब्लैक कॉफी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी जरा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफिन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूं ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी, और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है, तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती, या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं ले आता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा।
बर्गर खाऊंगा ना दादी। जा, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल की कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या जरूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा की। ओह माय गुडनेस सुगंधा, ये कौन से जमाने की एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा, हमारे वॉशरूम में तो बस गीजर है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में, सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने जमाने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात, मैं तो आए दिन कुछ न कुछ नया करवाती ही रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुछ इज्जत है सारी की सारी मिट्टियां पलीत हो जाएगी। आज के आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटी और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फोन यूज करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें जरा आराम तो रहेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगी तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4-4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने जरा अपनी जरूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा,
इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फायदा? आजकल तो ऐसे भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाजा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाओगे तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्या रोशन? रिनोवेशन? ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों की सीधे मन का फायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में एलसीडी टीवी लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे। नई नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा, वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूंगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रिनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल भी वुडन है? पहले तो ग्लास की थी, अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली। जरा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिजाइन का घर देखकर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े और ये किसी को पता न चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा, कहाँ है वो गाड़ी? अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुँचूंगी ना तो जरूर तुम्हें कॉल करूंगी, वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई आप मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती,
हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम जरूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सितार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा। मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए, कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहाँ पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ जरूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई न कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसोर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण तू जरा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और रोशन बेटा तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपए रखे थे और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हजार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तो पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो। ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है और ये रस्म नियम में नहीं मानती निर्मला ज्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है। 51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च। अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे। पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है
और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं? अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं? यहाँ 51,000 नहीं है आपकी जेब में और बाहर लाखों की कार खड़ी है। जिनकी शादी में आपने शगुन में 51,000 का चेक दिया था, उन्होंने उस चेक को कैटरिंग वालों को दे दिया था और उनका चेक बाउंस हो गया, तो घूम फिर कर केस आप पर आ गया है। हे भगवान, माफ कीजिए सर, हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अभी लॉयर के साथ आपके थाने आता हूँ और ये सारा प्रोसीजर पूरा करता हूँ। तभी निर्मला का फोन पम्मी के फोन पर आता है। पड़ गई तेरे कलेजे को शांति, कर लिया दिखावा। तुझे शुरू से ही दिखावा करने की आदत थी। आज तेरे दिखावे के चक्कर में कर्जदार तेरे बेटों पर चढ़ रहे हैं। आज तो पुलिस तेरे घर आ गई है। जाना तो होगा ही उसे जेल, क्योंकि बेल के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने बेटों के साथ इतना गलत कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं अपने बेटों को बचाऊंगी। उस बाउंस चेक के पैसे मैं भरूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पम्मी अपने कमरे में जाती है, अपने गहने निकाल कर लाती है और सारे के सारे गहने बेचकर उन पैसों को वरुण को सौंप कर कहती है, इन पैसों से तुम दोनों भाई अपने अपने कर्ज उतार लो बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि दिखावट किसी के काम नहीं आती। निर्मला दीदी चाहती तो वही इस चेक के पैसे भर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ। और उस दिन के बाद से पम्मी अपने बेफिजूल की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा देती है। अर्जुन, थैंक यू ये कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने के लिए। यू आर दी बेस्ट, आई लव यू। आई लव यू टू मोनिका, थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियाँ और प्यार के रंगों से भरने के लिए। मैं शादीशुदा हूँ, पर अगर मेरी शादी नहीं होती और तुम मुझे पहले मिलती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अचानक से अर्जुन का फोन बजता है। ओ गॉड, झिलमिल का वीडियो कॉल। मैंने घर पे बताया कि मैं दोस्त को देखने हॉस्पिटल आया हूँ और यहाँ होटल में अभी अभी मैं क्या करूँ मोनिका? डोंट स्ट्रेस अर्जुन, एक काम करो, फोन कॉल रिसीव ही मत करो या मैसेज डाल दो कि तुम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर के कैबिन में हो। ओके ठीक है। ये कहानी है अर्जुन, मोनिका और झिलमिल की। अर्जुन एक बिजनेसमैन है और उसकी शादी झिलमिल से होती है, लेकिन शादी के बाद उसे एक मॉडर्न लड़की मोनिका से प्यार हो जाता है। झिलमिल अर्जुन से और अपने सास ससुर से खूब प्यार करती है। वहीं मोनिका अर्जुन के सिर्फ पैसे खर्च करवाती रहती है। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। अब देखते हैं कि कैसे पिसता है इन दोनों के बीच में बेचारा अर्जुन। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में फोन पर मोनिका से बात कर रहा था। यस डियर। ओके, मैं कल तुम्हारे लिए उस एक्सपेंसिव बेकरी से कपकेक्स लेकर आऊंगा। और कोई फरमाइश मोहतरमा? तभी वहां पीछे झिलमिल हाथ में ट्रे पकड़े हुए कॉफी मग लेकर आती है। मोहतरमा, ये अर्जुन इतनी रात गए मुस्कुराकर शर्माकर किससे बात कर रहा है? अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है, तभी झिलमिल को देखकर वो चौंक जाता है। अब मनीष मैं कल तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मनीष, व्हाट द हेल? हे अर्जुन! अर्जुन तुरंत फोन कॉल कट कर देता है और फिर किससे गुफ्तगू हो रही है इतनी रात को? हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे वो मनीष था, ऑफिस का एम्प्लॉई। एक प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना, बस। अच्छा, दिखाओ नाम क्या सेव किया है? मुझे तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज के नाम पता है। इस मुनीश के बारे में तो पहली बार सुन रही हूँ। अरे अभी रहने दो ना,
अरे वाह, कॉफी की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है। लाओ लाओ, पी लेता हूँ। झिलमिल अर्जुन के हाथ से फोन खींचती है कि तभी फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इसकी बैटरी लो थी, इसे चार्जिंग पे लगाना होगा। लाओ लगा देता हूँ। अर्जुन फोन को चार्जिंग पे लगा देता है और उसके इस बर्ताव से झिलमिल को उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। अगले दिन अर्जुन और मोनिका शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मोनिका शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही थी और अर्जुन दोनों हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोनिका, आइंदा से ना मुझे घर जाने के बाद कॉल या मैसेज मत करना, ओके? हाँ बाबा, अंडरस्टूड। अच्छा ये देखो, ये हिल्स और ये डायमंड का नेकलेस, लेकिन ये तो लाखों का है। तुम दिलाओगे ना मुझे प्लीज? ले लो अब। ये आज मेरा बैंक अकाउंट खाली करके ही दम लेगी। मोनिका महंगी से महंगी चीजें खरीदती है और अर्जुन के पैसे खत्म करवाती रहती है। तभी अचानक से अर्जुन की नजर सामने से आ रही उसकी बीवी झिलमिल और माँ सुषमा पर जाती है और वो एकदम से घबरा जाता है। मोनिका का हाथ पकड़ के एक मैनेक्विन के पीछे छुप जाता है। क्या हुआ अर्जुन? व्हाट्स रॉन्ग? अरे सामने से आफत आ रही है। आफत? ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है क्या? अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं मेरी माँ, वो झिलमिल और मम्मी वो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में आई हैं। गॉड, प्लीज सेव अस। झिलमिल और सुषमा दोनों भी उसी मैनेक्विन के पास आते हैं जिसके पीछे अर्जुन और मोनिका छुपे होते हैं। उस मैनेक्विन पर लगी साड़ी को देखकर झिलमिल कहती है, बहुत सुंदर साड़ी है ना मम्मी जी? हाँ झिलमिल बहू, खरीद ले। इसमें तुझे देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या मम्मी जी, आप भी ना। तभी वो दोनों देखते हैं कि मैनेक्विन तो हिल रहा है। अरे ये पुतला हिल कैसे रहा है? कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं? झिलमिल पुतले के पीछे जाके देखती है और तभी उसे कोई नहीं दिखता। मोनिका और अर्जुन घुटनों के बल चल चल कर जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी बैग भर के कहीं जाने की तैयारी करता है। तभी उसके पापा दीपराज उससे कहते हैं, और अर्जुन बेटो, कहाँ निकला ये बैग वैग उठाकर? वही तो, आज हम दोनों को मेरी फ्रेंड तारा की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब आई एम सॉरी झिलमिल, वो ना एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये बिजनेस ट्रिप फिक्स हो गई, इसलिए जाना होगा डार्लिंग। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से जाइयो और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आइयो, खाली हाथ मत आना। अर्जुन सबको बिजनेस ट्रिप का नाम लेकर झूठ बोलकर मोनिका के साथ शिमला घूमने जाता है और वहाँ पर भी मोनिका अर्जुन से बहुत खर्चा करवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें सुषमा की चचेरी बहन अनुराधा देख लेती है और वो उनकी फोटो खींचकर सुषमा को भेजती है और कॉल करके कहती है, देख सुषमा, कैसे तेरा बेटा यहाँ शिमला में इस अनजान लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बेशर्म कहीं का। अपने बेटे को संभाल सुषमा, वरना अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगा देगा ये कलमुहा। जब अर्जुन ट्रिप से लौटता है तभी सुषमा उसे खूब डांटती है, अरे उस लड़की के चक्कर में घन चक्कर मत बन। भूल मत कि तेरी शादी झिलमिल से हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को रफा दफा कर दे और उस लड़की से दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी। सुषमा वहां से चली जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये सिलसिला यूं ही रोजाना चलता जाता है। एक बार अर्जुन और मोनिका साथ में थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मोनिका उसके रुमाल पर अपने होठ पोंछ देती है। घर पर जब झिलमिल कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त उस रुमाल को देख लेती है और उस रुमाल पर क्या था? लिपस्टिक का निशान। तब वो अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुम्हारी रुमाल पर ये लिपस्टिक का निशान?
सच सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कौन है वो नासपीटी? ओह, तुम भी ना झिलमिल, बहुत शक करती हो। अरे ये रुमाल मेरा नहीं है, ये रुमाल किसी और का है जिसे मैं अपना समझ कर लिया है। और तब मैंने ये निशान नहीं देखा था जल्दबाजी में, अब देख रहा हूँ। ट्रस्ट में झिलमिल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। चलो ना कोई मूवी देखने चलते हैं, हाँ? ओके ठीक है। अर्जुन झिलमिल को गले से लगाता है और उसका मन खुश करने के लिए उसे अगले दिन थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता है। तभी वहाँ का वॉचमैन कहता है, क्या बात है सर? कल अलग लड़की, आज बीवी। झिलमिल ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं अर्जुन डर जाता है। क्या? इसका मतलब तुम कल यहाँ किसी और लड़की के साथ आए थे अर्जुन? ये वॉचमैन भाई क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं झिलमिल, वो परसों ना मैं, रितेश, मुनीश और रहीमा हम सब आए थे मूवी देखने और कैफे में मीटिंग करने। तभी शायद इन्होंने देख लिया होगा मुझे और रहीमा को एक साथ। वो तो मेरी बहन जैसी है, क्या तुम भी? तुम तो जानती हो, उसने मुझे राखी भी तो बांधी थी। अच्छा, ओके ओके ठीक है, मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। झिलमिल आगे चली जाती है। ओ भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे मार खिलाने के जैसे काम कर रहा है? सॉरी सॉरी सर, कंटिन्यू। फिर कुछ दिनों बाद करवा चौथ का पर्व आता है और मोनिका मन ही मन अपने घर पर सोचती है, आज करवा चौथ है, सारी बीवियां अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के विश करते हुए ये फास्ट रखती हैं और कंवारी लड़कियां भी। मैं भी अर्जुन से कहूंगी कि मैंने उसके लिए व्रत रखा है, लेकिन मैं तो छुप छुप कर खाना खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। फिर रात को वो मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट भी देगा। मोनिका झूठ मूठ का व्रत रखती है और अर्जुन से महंगे हीरे के हार की मांग करती है। वो दिन भर पिज्जा बर्गर खाती रहती है। वहीं झिलमिल एक सुहागन की तरह अर्जुन के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखती है और फिर रात में सब लोग नए कपड़ों में और झिलमिल 16 श्रृंगार करके टेरेस पर अपनी थाली सजाकर जाती है। तभी वो वहाँ पर अर्जुन को मोनिका के साथ देख लेती है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये इतना सज धज के क्यों आई हो? मेरा व्रत तोड़ो ना अर्जुन, देखो चांद आ चुका है, मुझे गिफ्ट दो। तभी झिलमिल मोनिका को देखकर अपनी थाली छोड़कर उसके पास आ जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाती है और गले मिलती है। मोनिका, झिलमिल। ये क्या? ये दोनों तो एक दूसरे को जानती हैं। सातने पहले से ही सहेलियां हैं। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों ने तुम्हें धोखा दे दिया। ये देखो, ये पेपर्स, इन पेपर्स पर हम दोनों ने तुमसे नींद में साइन करवाई। अब तुम्हारी पूरी जायदाद हमारे नाम। चलो झिलमिल, पूरे वर्ल्ड की सैर करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने कोई व्रत नहीं रखा था। हाँ, और मैंने भी। इस तरह झिलमिल और मोनिका दोनों भी अर्जुन को लूटकर 1 2 3 भाग जाती है। अरे रुको तुम दोनों। भगवान, मेरी घर वाली और बाहर वाली दोनों मुझे लूट कर चली गए। अर्जुन अपना सर पीटते रह जाता है।